हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज फ्रीडम। और वन शॉट में हम आपका ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझेंगे। तो इस चैप्टर में मैं एक और टर्म का यूज़ करूंगी, लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब भी फ्रीडम ही है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वर्ड है लिबर्टी, ये एक लैटिन वर्ड लिबर से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है फ्रीडम, आज़ादी। ठीक है। अब लिबर्टी के दो डायमेंशंस होते हैं। लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी कि रुकावटें नहीं होना। लिबर्टी का मतलब होता है हम आज़ाद हैं, हमें कोई बंधक बना के नहीं रख सकता, हमारी भी खुद की इच्छाएं हैं जो हम परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ हद तक इसके अंदर कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं होते। अगर हमारी फ्रीडम एक्सट्रीम हो जाए, लिमिट से बाहर हो जाए, तो उसके अंदर कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन वॉन्ट टू मर्डर समबडी, तो वो उसकी आज़ादी नहीं है, क्योंकि वो किसी और की लिबर्टी को कर्टेल कर रहा है। ठीक है, तो लिबर्टी के अंदर कुछ हद तक कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं होते। सेकेंड वन, इट ऑल्सो मीन्स टू डेवलप द पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ अ पर्सन। देखो, लिबर्टी है, हम आज़ाद हैं, हम अपने इंटरेस्ट परस्यू कर सकते हैं, तो इसी वजह से ये हमारे पोटेंशियल को, हमारी क्रिएटिविटी को फर्दर डेवलप करता है, एनहेंस करता है। तो ये दो डायमेंशंस होते हैं लिबर्टी के। अब अलग अलग तरीके की लिबर्टी होती है, जैसे कि पॉलिटिकल लिबर्टी, नेशनल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, सिविल लिबर्टी, नेचुरल लिबर्टी। अब इनका क्या मतलब है, तो चलिए इनकी डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी इज द फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू लिव एज अ सिटीजन। हम अपने देश में रह पाते हैं एज अ सिटीजन, तो ये हमारी पॉलिटिकल लिबर्टी है। हमें आके कोई भी ये नहीं कह सकता कि तुम इस कंट्री के सिटीजन नहीं हो, यहाँ से निकलो। क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास पॉलिटिकल लिबर्टी है, हम इस पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होती है नेचर में। हम एक कंट्री के सिटीजन हैं, तो हमारे पास राइट है टू वोट, टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन, टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज, फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस, मेकिंग पॉलिटिकल डिसीजंस। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल लिबर्टी के अंदर ही आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक लिबर्टी। देखो, इतनी भारी भरकम डेफिनेशन पढ़ने से पहले मेरी बातें सुने। इकोनॉमिक लिबर्टी का क्या मतलब है कि हम अपनी मर्जी से अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स परस्यू कर सकते हैं, यानी कि हम अपनी मनपसंद जॉब कर सकते हैं। इन चीज़ों के अंदर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। गवर्नमेंट क्या, कोई भी पर्सन इंटरफेयर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमिक लिबर्टी है। अपनी लाइवलीहुड के लिए कोई भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट परस्यू कर सकते हैं, बट वो लीगल होने चाहिए। तो इसी को हम इकोनॉमिक लिबर्टी कहते हैं। ठीक है, सो पॉलिटिकल लिबर्टी और सिविल लिबर्टी का कोई मतलब नहीं रह जाता, ये मीनिंगलेस होते हैं अगर हमारे पास इकोनॉमिक लिबर्टी ही नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी एक स्टेट गारंटी करता है। स्टेट का क्या मतलब है? कंट्री। एक कंट्री एक पर्सन को सिविल लिबर्टी देती है, यानी कि एक कंट्री जो भी राइट्स देते हैं उसे सिविल लिबर्टी हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम टू सीक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमें कोई राइट नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें सिविल लिबर्टी के अंदर ही आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेशनल लिबर्टी। तो इसे हम सॉवरेनिटी भी कह सकते हैं, यानी कि हमारी कंट्री के ऊपर कोई और कंट्री आके रूल नहीं कर सकती, तो इसी को हम नेशनल लिबर्टी कहते हैं। ठीक है, ये इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म का बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, यानी कि हमारी कंट्री आज़ाद है, फ्री है, कोई और कंट्री आके हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती। इसी को हम नेशनल लिबर्टी कहते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल लिबर्टी। ये जो नेचुरल लिबर्टी का ये कंसेप्ट है, ये एक फेमस फिलोसोफर रूसो लेके आए थे। ठीक है, नेचुरल लिबर्टी का क्या मतलब होता है? कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, यानी कि कोई भी हमारी मैटर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि एक पर्सन जो है वो फ्री है बाय नेचर, यानी कि हम नेचुरली फ्री बॉर्न हुए हैं। तो कोई पर्सन को क्या हक बनता है कि वो हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, हमारी फ्रीडम को कर्टेल कर रहा है, यानी कि अ पर्सन इज बॉर्न फ्री। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। तो इसी को हम नेचुरल लिबर्टी कहते हैं। कुछ हमारे बेसिक राइट्स होते हैं, कुछ हमारी बेसिक लिबर्टी होती है जो कोई भी कर्टेल नहीं कर सकता, तो उसी को हम नेचुरल लिबर्टी कह देंगे। भाई, हम फ्री बॉर्न हुए हैं, हम बॉर्न हुए हैं, तो भाई किसी को क्या हक है कि हमें वो जीने नहीं देगा। ठीक है,
हमारी लाइफ को कर्टेल कर लेगा, तो इसी को हम नेचुरल लिबर्टी कहते हैं। सेफ गार्ड्स ऑफ लिबर्टी, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी लिबर्टी को सेफ रखती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड इकोनॉमिक लिबर्टी। ये सारी चीज़ें हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करके सेफ रखती हैं, ठीक है। अगर एक कंट्री डेमोक्रेटिक होगी तो लिबर्टी मेंटेन रहेगी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी हमारी लिबर्टी को सेफ गार्ड करती है। रूल ऑफ लॉ, यानी कि लॉ ही सबसे ऊपर है, लॉ के अकॉर्डिंगली सब रूल हो रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, इकोनॉमिक लिबर्टी है सब लोगों के पास। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती हैं, सेफ गार्ड करती हैं। सो नेक्स्ट है हार्म प्रिंसिपल। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है, हार्म प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल था ये डेवलप करा था J.S. मिल, यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने। उन्होंने एक बुक लिखी थी ऑन लिबर्टी, ठीक है। तो हार्म प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि पीपल शुड बी फ्री अनलेस दे कॉज हार्म टू एनीवन, ठीक है। एक पर्सन फ्री है जब तक वो किसी और पर्सन को हार्म नहीं कर रहा है, उस पर्सन की लिबर्टी को कर्टेन नहीं कर रहा है, तब तक वो पर्सन फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम हार्म प्रिंसिपल कहते हैं। उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो तरीके से भी कैन से डिस्टिंग्विश करा है। मतलब कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में आती है और कुछ ऐसी होती है जो अदर रिगार्डिंग एक्शन में आती हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो तरीके से क्लासिफाई करा है। अब इनका क्या मतलब होता है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, अदर रिगार्डिंग एक्शन, तो वो समझते हैं। देखो, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन का क्या मतलब है कि एक पर्सन ने कुछ एक्शन करा, कुछ किया, तो अगर वो एक्शन उसको ही अफेक्ट कर रहा है तो उसे हम सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन बोलेंगे। If a person has done something, the action of a person affects only the person itself, so उसे हम सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन बोलेंगे। अदर रिगार्डिंग एक्शन, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, एक पर्सन ने कुछ किया है और वो पूरी सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है, सोसाइटी के और भी लोगों को अफेक्ट कर रहा है, तो उसे हम अदर रिगार्डिंग एक्शन बोलेंगे। तो ईजी सा है। तो हार्म प्रिंसिपल में आप ये लिख सकते हैं कि किसने डेवलप करा था, उनकी बुक का नाम लिख सकते हैं, फिर हार्म प्रिंसिपल क्या था, और उन्होंने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो तरीके से क्लासिफाई करा था, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन। तो इनको भी आप डिफाइन कर सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब गांधीज व्यू, अब गांधी का क्या ओपिनियन था लिबर्टी के बारे में। सो गांधीज ओपिनियन ऑन लिबर्टी इज सेल्फ रूल। उनका मानना था कि भाई सेल्फ रूल लिबर्टी है, आज़ादी है। देखो, जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, उनकी गवर्नमेंट होती थी, वो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, उनकी कॉलोनी था इंडिया, है ना। तो गांधी जी सोचते थे कि जब हम अपने ऊपर खुद ब खुद रूल करेंगे, यानी कि हम फ्री होंगे, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ कर पाएंगे, वो हम पे रूल करेंगे, यानी कि हमारे इंडियंस ही इंडियन के ऊपर रूल करेंगे, और वो भी एक डेमोक्रेटिक तरीके से, तो उसी को सेल्फ रूल कहा जाता है। तो स्वराज, इस वर्ड का यूज़ क्या करते थे गांधी जी लिबर्टी को इंडिकेट करने के लिए। अब सुभाष चंद्र बोस जी के अकॉर्डिंग क्या उनका ओपिनियन था लिबर्टी को लेके, तो वो हम समझते हैं। सो सुभाष चंद्र बोस सेज दैट लिबर्टी मीन्स द लिबर्टी ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे कि लिबर्टी का मतलब है कि सोसाइटी के सभी सेक्शंस फ्री हैं, सभी के पास फ्रीडम है, ठीक है, सभी इंडिविजुअल्स फ्री है, सोसाइटी के सभी मेंबर्स फ्री हैं, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो। ऐसा नहीं है कि भाई रिच तो मस्त है, फ्री है, लेकिन पुअर उनका डोमिनेशन से रहे, तो ऐसा नहीं होता। लिबर्टी के अंदर सब फ्री है, चाहे वो मेन है चाहे वो विमेन है, पुअर है रिच है, सभी इंडिविजुअल, सभी क्लासेस। तो ये उनका ओपिनियन था, ये उनकी आइडियोलॉजी थी लिबर्टी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी। तो यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। तो चलिए समझते हैं नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है। सबसे पहले देखो, नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है, एक पर्सन जब अपनी हद से बाहर चला जाता है, मतलब वो सोचता है कि भाई मैं तो आज़ाद हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो कुछ भी करने पे आ जाता है, तो उसे हम नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं। यानी कि व्हेन अ पर्सन गोज बियॉन्ड हिज हर लिमिट ऑफ लिबर्टी, ठीक है, जब कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं रह जाते, जो वो चाहता है वो कर पा रहा है, इवन मर्डर भी कर रहा है, तो वो नेगेटिव लिबर्टी के अंदर आता है। तो ये नेगेटिव होती है नेचर के अंदर, जब वो सोचता है कि कोई इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता उसके मैटर्स के अंदर, तो उसको हम नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं। व्हेन नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफेयर, ठीक है, जब कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी इंटरफेयर नहीं कर पाती है, नॉन इंटरफेरेंस आ जाता है, कोई कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं रह जाती, तो उस चीज़ को हम नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं। तो बताओ ये सोसाइटी के लिए अच्छी है या नहीं है? ऑफ कोर्स नहीं है। पॉजिटिव लिबर्टी, देखो पॉजिटिव लिबर्टी का क्या मतलब है, एक पर्सन जब अपनी लिमिट में अपनी फ्रीडम को एंजॉय करता है तो उसको
पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं। देखो भाई, जब तक हमारी लिबर्टी, हमारी फ्रीडम किसी और की लिबर्टी के लिए एक खतरा नहीं है, तब तक वो एक पॉजिटिव लिबर्टी है। लेकिन जब हमारी फ्रीडम दूसरी की फ्रीडम को कर्टेल करने लग जाती है तो वो एक नेगेटिव लिबर्टी बन जाती है। तो पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है। ये सोसाइटी के लिए अच्छी होती है पॉजिटिव लिबर्टी, वेयरएज नेगेटिव लिबर्टी तो क्राइम ही एनहेंस करती है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। There are several incidents of denying of freedom of expression in different countries of the world। तो बहुत सारे मौक़ों पे देखा गया है कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दे रही हैं लोगों को। बुक्स बैन कर देती हैं, प्लेज और फिल्म्स बैन कर देती हैं। तो इससे क्या हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को छीना जा रहा है लोगों की, ठीक है। बट कई बार ये सही भी होता है। देखो, अगर वो फिल्म्स, वो बुक्स एक गलत आइडियोलॉजी को फैला रही हैं, इससे क्राइम एनहेंस हो रहा है, सोसाइटी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो रही है, तो उन्हें कई बार बैन कर देना भी सही है। बेशक वो चीज़ सही है लेकिन वो गलत इम्पैक्ट डाल रही है सोसाइटी पे, तो उन्हें बैन भी किया जा सकता है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक फंडामेंटल राइट है और इसे एक फंडामेंटल राइट बना रखा है ताकि इसे प्रोटेक्ट किया जा सके, सभी लोगों के मिल सके, ठीक है। अब वोल्टेयर की क्या स्टेटमेंट थी वो हम समझते हैं। तो उन्होंने हमारी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक स्टेटमेंट दी है। क्या दी है? आई डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से। यानी कि वोल्टेयर ने बोला कि आप जो बोल रहे हो मैं उसे डिसअप्रूव कर सकता हूँ, लेकिन आप बोल रहे हो, इस राइट को मैं अपनी डेथ तक प्रोटेक्ट करूँगा। यानी कि हो सकता है आप गलत बोल रहे हो या फिर जो आप बोल रहे हो वो मैं गलत समझता हूँ, बट जो आपका ये राइट है कि आप बोल पा रहे हो, इस राइट को मैं अपनी डेथ तक प्रोटेक्ट करके रखूँगा, ठीक है। मैं इसे बचाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। ये उन्होंने बोला था। तो बहुत अच्छी स्टेटमेंट है मेरे अकॉर्डिंगली ये, तो इसे याद भी कर लेना, ठीक है। लिबरलिज्म का क्या मतलब है तो वो एक बार हम समझेंगे। लिबरलिज्म ये जो था ये ओरिजिनेट हुआ था एक लैटिन वर्ड लिबरल से, ठीक है। लिबरलिज्म एक लैटिन वर्ड लिबरल से ओरिजिनेट हुआ था और लिबरल का मतलब होता है फ्री मैन, ठीक है। ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी जो कि 19th सेंचुरी में डेवलप हुई थी, एमर्ज हुई थी, और इसके अंदर फ्रीडम को एक बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल थिंग माना जाता है। The liberals defended the right of a person to hold and express one's opinion and belief। यानी कि एक पर्सन फ्री कब होगा? एक फ्री मैन क्या डिमांड करता है कि भाई वो पर्सन अपनी ओपिनियंस को, अपनी बिलीफ को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो तभी तो वो फ्री होगा। एक पर्सन को हक है कि वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसके पास कुछ चीज़ें हैं, हाँ बेशक कॉन्स्ट्रेंट्स हैं लेकिन उसके पास फ्रीडम है, तभी तो वो पर्सन अपने आप को फ्री बोलेगा, ठीक है। तो वही बताया गया है यहाँ पे। अब J.S. मिल, T.H. ग्रीन और रेनेट ये कुछ एक्सपोनेंट्स थे मॉडर्न लिबरलिज्म के। एक्सपोनेंट्स का क्या मतलब होता है? सपोर्टर्स ऑफ द आइडिया, ठीक है। तो ये सपोर्टर्स थे, यानी कि ये लोगों को भी परसुएड करते थे कि हाँ भाई ये आइडिया बहुत अच्छा है, ऑल दैट, ठीक है। तो उन्हें ही एक्सपोनेंट्स बोला जाता है। 2 एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम। अब फ्रीडम के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट्स, यानी कि बाहरी लोगों की या फिर दूसरे इंडिविजुअल्स की एब्सेंस होना, यानी कि हमारे फ्रीडम में दूसरे लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, हमारी फ्रीडम को दूसरे लोग कर्टेल नहीं कर सकते। कुछ बेसिक फ्रीडम तो सबके पास होती है, तो ये पहला एस्पेक्ट होता है। दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है? कंडीशन ऑफ द पीपल टू डेवलप देयर एबिलिटीज़। फ्रीडम एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर लेती है जिससे लोग अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप कर पाते हैं। फ्रीडम से क्या होता है? हमें छूट मिल जाती है भाई, हम अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाते हैं, अपने स्किल्स दिखा पाते हैं, हमारी एबिलिटीज़ डेवलप हो पाती हैं। तो ये 2 एस्पेक्ट्स होते हैं फ्रीडम के। इफ़ देयर एग्जिस्ट 2 एस्पेक्ट्स इन द सोसाइटी वी कॉल अ फ्री सोसाइटी, ठीक है। अगर ये दोनों एस्पेक्ट होते हैं किसी सोसाइटी में तो हम उसे एक फ्री सोसाइटी मानते हैं, ठीक है। एक फ्री सोसाइटी में क्या होता है? ऑल इंडिविजुअल्स हैव द एटमॉस्फेयर टू डेवलप देयर एबिलिटी। एक फ्री सोसाइटी में सभी इंडिविजुअल्स जो है अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप कर पाते हैं, उनको एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करने का। देयर विल बी ओनली मिनिमम सोशल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो क्या होगा? देयर विल बी ओनली मिनिमम सोशल कॉन्स्टेंट्स। तो इस माहौल में क्या होता है? बहुत कम ही सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स रह जाती हैं, रुकावटें रह जाती हैं, कुछ लिमिटेशंस रह जाती हैं, ठीक है। लिमिटेशंस को ही कॉन्स्ट्रेंट्स बोला जाता है। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। सो लास्टली आई वुड
say that thanks for watching this video. Don't forget to like this video, share this video with all of your friends, and also don't forget to subscribe this channel.